अगर मैं बात करूं बच्चे, ये ब्लैक होल जो है इसे कृष्ण बिबर भी कहा जाता है, कृष्ण बिबर, कृष्ण बिबर भी कहा जाता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल ऐसा एक अंतरिक्ष में ऐसी एक जगह है, ऐसा मानो जहां का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, जहां तक प्रकाश भी नहीं गुजर सकता, प्रकाश को भी अपने अंदर से नहीं जाने देता है। सुपरनोवा क्या है बेटा? तारे की लास्ट स्टेज को बेटा सुपरनोवा कहते हैं। जब तारे में विस्फोट होता है ना, तारा अंत में जाके बच्चे विस्फोट करता है, तारे के विस्फोटी रूप को ही सुपरनोवा कहा जाता है। आकाशगंगा क्या होती है? तारों का एक समूह आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है ना भाई? तो नेब्यूला क्या है बेटा? यानी कि बादल, गैसों के और धूल के बादल को ही नेब्यूला कहा जाता है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर फिरकी लेता है, चक्कर लगाता है? तो बताएंगे सभी प्यारे बच्चे एक बार। भैया जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया है, लाइक करो एक बार सभी बच्चे क्लास को और आंसर दीजिएगा। उस निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं? तो सभी प्लैनेट्स, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अरे भैया अक्ष नहीं होगा, ये कह रहे हैं उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। कोई ग्रह अगर अपने चारों ओर घूमे तो उसे एक्सिस कहा जाता है, अक्ष कहते हैं। ठीक है ना भाई? लेकिन अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट बोले तो कक्ष कहा जाता है, कक्ष। और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में परिक्रमा करती है, जिसे हम इलिप्टिकल पथ कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो इसे कक्षा कहा जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? सौरमंडल के अंदर बेटा हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, उनको शामिल करते हैं। तो इसमें एक तो सूर्य आ जाता है, सूर्य, सूर्य एक तारा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट, इनकी मून जिन्हें भी कह देते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ये भी सौरमंडल का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसके अंदर धूमकेतु आते हैं, कॉमेट्स, धूमकेतु। इसके अंदर बच्चे क्षुद्र ग्रह आते हैं, स्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। और इसके अंदर बच्चे आपके उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड। ये सभी साथ के साथ ड्राफ्ट प्लैनेट यानी कि आपके बौने ग्रह भी इसमें शामिल हैं। बौना ग्रह सौरमंडल का हिस्सा है, हमारे सोलर सिस्टम का। तो जो भी सूर्य के चारों ओर घूमे वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब मुझे पता था आप सभी बच्चे यही गड़बड़ करोगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, चंद्रमा उपग्रह है, ये सौरमंडल का हिस्सा है। सूर्य तारा है, सौरमंडल का हिस्सा है। यूरोप कहां स्थित है बेटा? पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। तो पृथ्वी पर जब यूरोप स्थित है तो पृथ्वी जब सौरमंडल का हिस्सा है तो यूरोप भी तो सौरमंडल का हिस्सा होगा भाई। क्यों बुद्धि नहीं लगाते हो? बुद्धि कहां चली जाती है ऐसे टाइम पे? हैं, कर दिया ना गलत। ग्रह भी बौने होते हैं बेटा। बेटा ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं, बौना ग्रह का मतलब है ऐसे ग्रह जो दूसरों के घर में घुस जाएं। आदमी अगर अपने घर में जा रहा है ठीक ठीक बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा पड़ोसी के घर में घुस रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा गड़बड़ का मामला है। ठीक है ना भाई? तो ड्राफ्ट प्लैनेट जो होते हैं वो अपनी कक्षा में ना घूमकर बेटा दूसरे ग्रह की कक्षा में घुस जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ड्राफ्ट प्लैनेट। ध्रुव तारा एक तारा है। तो भैया ध्रुव तारा हमारे सोलर सिस्टम का भाग नहीं है, ये कोई और तारा है जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो भाई बहुत अच्छे, गजब गजब गजब। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये कह रहा है सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गैलीलियो ने दूरबीन खोज कर दी, दूरबीन खोज दी बच्चे। ठीक है ना भाई? निकोलस कोपरनिकस होगा, क्या होगा, या केपलर? केपलर ने तो ग्रहों की गति के नियम, ग्रह कैसी गति करते हैं, 3 नियम दिए थे ग्रहों की। जमीन पर बैठे बैठे ही बेटा ग्रहों की गति के नियम बता दिए उनने। कितने विद्वान आदमी थे भाई। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। क्या ना भाई? ग्रहों की गति के नियम। और अगर मैं बात करूं यहां बच्चे आपसे,
क्या होगा? डी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। कॉपर बता रहे हैं, कॉपर। बेटा कॉपर कहां है? अगर मैं बात करूं बच्चे 1543 में, 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। हीलियोसेंट्रिक मतलब बच्चे, हीलियोसेंट्रिक का मतलब सूर्य केंद्र में है। हीलियोसेंट्रिक तो हीलियो मतलब सूर्य केंद्र में। पहले मानते थे लोग भैया हमारी ना पृथ्वी, पृथ्वी घूमती है, मतलब पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था। तो इन्होंने निकोलस कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि भैया सूर्य तो सेंटर में है, आसपास ना पृथ्वी घूम रही है, ग्रह घूम रहे हैं। ये बात बताई थी निकोलस कोपरनिकस ने। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। और पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य घूमता है, ये किसने दिया था? ये दिया था क्लोडियस टॉल्मी ने। क्लोडियस टॉल्मी, क्लोडियस टॉल्मी का नाम आपने सुना होगा बच्चे। तो क्लोडियस टॉल्मी द्वारा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, क्लोडियस टॉल्मी द्वारा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया गया कि पृथ्वी केंद्र में है। और बच्चे निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसके साथ चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? चमकती हुई सतह जल्दी से बताएंगे। अगर मैं बात करूं सूर्य के सबसे आंतरिक परत, अंदर वाली लेयर को कोर कहा जाता है। कोर, कोर में ही नाभिकीय संलयन होता है। जो हमें सामान्य रूप से सूर्य की परत दिखाई देती है उसे बच्चे फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल। और सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसे हम कोरोना कहते हैं, कोरोना, कोरोना वो परत है बेटा जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देती है। केवल ग्रहण पड़ेगा जब, सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देगी कोरोना परत। ये सामान्य रूप से जब हम डेली देखते हैं सूरज को तो तब दिखाई देती है, तो इसे फोटोस्फेयर बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों की? बहुत बढ़िया। आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में सूरज के अंदर बच्चे 71%, 71% हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन 71% है। इसके बाद बच्चे 26.5% हीलियम गैस मिलती है। हीलियम, हीलियम। और इसके बाद 2.5% बेटा अदर गैसेस मिलती हैं, अन्य गैस मिलती हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा ही नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स का, दो अणुओं का आपस में जुड़ना। इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के कारण ही बच्चे, यानी कि सूर्य का अपनी ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। यह कह रहा है बच्चे सूर्य के फोटोस्फेयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा बोलते हैं बेटा, सौर प्रज्वला या सौर ज्वाला कहा जाता है। सूर्य का धब्बा बोलते हैं, सनस्पॉट, या फिर सौर वायु। या सौर वायु, वायु तो होगा नहीं। देखो होता क्या है कि सूर्य की बाहर वाली परत से आग की लपटें सी निकलती रहती हैं बाहर को, आग की लपट सी। इन्हें कहा जाता है बच्चे सौर प्रज्वाला या सौर ज्वाला जिसे कहते हैं। जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां पर धब्बे बन जाते हैं, धब्बे, धब्बे। सूर्य की सरफेस पे धब्बे बन जाते हैं जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है, सूर्य का धब्बा बोलते हैं। तो बेटा आंसर नंबर बी सही होगा कि सूर्य से जो आग की लपटें निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे? उसे सौर ज्वाला कहा जाता है। और बच्चे जहां से ज्वालाएं निकलती हैं वहां पर जो धब्बा बन जाता है उसे सन स्पॉट बोलते हैं। सन स्पॉट यानी कि सूर्य का धब्बा, धब्बा पड़ गया, धब्बा। आंसर नंबर बी होगा। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? भैया पृथ्वी से देख रहे हो, एक ही संयोजन में दिख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है ना भाई? यानी कि यहां सूर्य देवता है, यहां चंदा मामा है, मून, और यहां अपनी अर्थ है, पृथ्वी है।
यहां से देखने पे आपको दिख रहा है कि भैया एक ही सीध में है, और ये कंडीशन कौन सी होती है? ये होती है अमावस्या की घटना। अमावस्या, अमावस्या की घटना। अमावस्या को जब सनलाइट यहां पड़ेगी, कहां? चंद्रमा पे, चंद्रमा की छाया बनेगी पृथ्वी के इस हिस्से में, यहां पर खड़े होकर देखने पे सूर्य देवता नहीं दिखाई देंगे हमें, तो इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण बेटा कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ये होता है अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या। और हमेशा सूर्य ग्रहण कब होगा? दिन के समय होगा। तो बेटा सूर्य ग्रहण सही आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे यहां सन है आपका, यहां बच्चे अर्थ है आपकी, और यहां मून है आपका, ये कंडीशन बन रही है, तो पृथ्वी की छाया चंदा मामा पे पड़ेगी, चंदा मामा दिखने बंद हो जाएंगे। ये काम पूर्णिमा को होगा, और इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण बोलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौरमंडल का निकटतम तारा, ये कह रहे हैं बच्चे बर्नार्ड है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, बीटा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है। अगर आपसे पूछे कि हमारी पृथ्वी का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, निकट तारा, नियरेस्ट स्टार, तो पृथ्वी का सबसे नियर स्टार है सन, आपका सूर्य। लेकिन बच्चे सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी के, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे निकटतम जो तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है ना भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी मतलब दूसरा सबसे निकटतम तारा है हमारी पृथ्वी के। पहला निकटतम तारा, अगर सीधा पूछे पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो सन ही है, क्योंकि सूर्य हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य हमारे पास में है। जो तारे हमसे दूर हैं रात में लेट, तो ऐसा नहीं है कि वो सूर्य से छोटे हैं, लेकिन बेटा हम उनसे ज्यादा दूरी पर हैं, इसीलिए हमें नहीं दिखाई देते वो बड़े। तो भैया प्रोक्सिमा सेंचुरी है बेटा। आगे बात करूं, ये कह रहा है आपसे सौर मंडल